माय चैनल डिजिटल लॉ क्लासेस। मैं डॉक्टर राघवेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आप लोगों को मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताऊंगा कि अनुयोज्य दावा क्या होता है। अनुयोज्य दावे को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका अंतरण कैसे होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि सेक्शन 3 में जो एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट एक्शनेबल क्लेम इज ए अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट। ये दो प्रकार का क्लेम होता है। सबसे पहला, इट इज ए अनसिक्योर्ड डेब्ट, अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट, असुरक्षित ऋण है। अनुयोज्य दावा एक असुरक्षित ऋण है। जब हम बात करेंगे तो डेब्ट दो प्रकार का होता है, एक सुरक्षित होता है और एक असुरक्षित होता है। सिक्योर्ड होता है और अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड डेब्ट वह होता है जो मॉर्टगेज और बाई प्लेज होता है। जब हम किसी भी धन को, कोई भी धन जब हम उधार लेते हैं और चल संपत्ति को प्रतिभूति बनाते हैं तो वह संव्यवहार बंधक कहलाता है और वह जो हमारा ऋण होता है सुरक्षित होता है। जब हम कोई धन उधार लेते हैं और चल संपत्ति को गारंटी बनाते हैं तो वह संव्यवहार हमारा प्लेज कहलाता है, गिरवी कहलाता है और ये भी सुरक्षित ऋण होता है। तो मॉर्टगेज एंड प्लेज, बंधक और गिरवी दोनों एक सुरक्षित ऋण होते हैं, सिक्योर्ड डेब्ट होते हैं। लेकिन जब कभी हम किसी व्यक्ति को धन उधार देते हैं और उससे कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं, गारंटी के रूप में कोई संपत्ति नहीं होती है, केवल लिखित रूप में वचन पत्र हो सकता है, तो वह ऋण जो है हमारा सुरक्षित ऋण नहीं होता है। उसको हम अनसिक्योर्ड डेब्ट कहते हैं। अनसिक्योर्ड डेब्ट किस लिए कहते हैं? क्योंकि उसकी सुरक्षा किसी संपत्ति के द्वारा नहीं प्रदान की गई होती है। फिर भी ऐसे ऋण को हमें लेने का जो हक होता है, जो दावा होता है, वह हमारा एक्शनेबल क्लेम कहलाता है, बाद योग्य दावा कहलाता है, अनुयोज्य दावा कहलाता है और एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। अर्थात पहला जो है कि अनुयोज्य दावा क्या होता है, एक प्रकार का अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट होता है, असुरक्षित मनी ऋण होता है, जिसको हम किसी भी व्यक्ति को जब उधार धन देते हैं और कोई उससे प्रतिभूति गारंटी नहीं लेते हैं तो वो जब धन प्राप्त करने का जो हमारा अधिकार होता है वो अनसिक्योर्ड डेब्ट कहलाता है। दूसरा जो है, ए क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। यह चल संपत्ति में एक ऐसा क्लेम होता है, चल संपत्ति में एक ऐसा बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है, लाभदायक हित होता है, जो चल संपत्ति दावेदार के कब्जे में नहीं होती है। ए क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति में बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है, लाभदायक हित होता है और चल संपत्ति जो होती है वो नॉट इन द पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट, वो दावेदार के कब्जे में नहीं होती है। इसको जब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ये जो है 20 से 100 बोरी व्हीट गेहूं खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो व्हीट जो है बी के गोडाउन में है और बी के कब्जे में है। व्हीट जो है चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उस व्हीट में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेल का ए का लाभदायक हित जुड़ गया है और उसको वह प्राप्त करने का अधिकारी है। तो जो चल संपत्ति बी के कब्जे में है, जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है, उसको जो प्राप्त करने का उसका अधिकार है,
वह अधिकार उसका क्या है? अनुयोज्य दावा है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो क्लेम ऑफ एरियर ऑफ रेंट, किराए का जो बकाया होता है उसको दावा करने का अधिकार भी अनुयोज्य दावा कहलाता है। आप देखेंगे कि दूसरे के कब्जे में है और उसमें हमारा दावेदार का क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा के अंतर्गत जो मनी दे होती है वो भी एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम होता है। मुस्लिम लॉ में अगर आप बात करें तो मेहर जो होता है, अनपेड डॉवर, वो जो है पत्नी को जो प्राप्त करने का अधिकार हो जाए होता है, जो पति के कब्जे में होता है, अनपेड डॉवर, मेहर जो प्रदान नहीं किया गया है, वो भी एक प्रकार का अनुयोज्य दावा होता है। लेकिन अगर हम राइट टू गेट डैमेज की बात करें, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का जो अधिकार है वो कभी एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। मध्यवर्ती लाभ, राइट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राप्त करने का अधिकार, कभी भी वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। या कॉपीराइट का जो अधिकार है वो भी हमारा एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसफर कैसे होता है एक्शनेबल क्लेम का, अनुयोज्य दावा का हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, तो सेक्शन 130 में ये बताया गया है कि मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा। तो अनुयोज्य दावा का जो ट्रांसफर होगा वह लिखित में होगा, इसको ओरल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, मौखिक में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, लिखित होगा और इसकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। एवरी ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम मस्ट बी इन राइटिंग, उसको लिखित में होगा, लिखित इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा और वह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफेरर के द्वारा या उसके ऑथराइज जो एजेंट होगा उसके द्वारा साइन होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन में किसी प्रकार का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं बताया गया है कि किस प्रारूप में हम एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करेंगे। इंटेंशन जो है एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने का पर्याप्त होना चाहिए और जो है एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक दस्तावेज होना चाहिए और जिस पर जो है लिखित रूप में उस पर ट्रांसफर करने की बात की गई हो और जिस पर ट्रांसफेरर या उसके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा उस पर साइन किया गया। प्रभाव क्या होगा इफेक्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम, कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट का एग्जीक्यूशन हो जाता है, निष्पादन हो जाता है। निष्पादन कब होता है? जब वो ट्रांसफेरर के द्वारा और ट्रांसफेरी के द्वारा उस पर साइन कर दिया जाता है। ट्रांसफेरर अंतरणकर्ता या उसका विकर्ता जब उस पर साइन कर देता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसी भी ट्रांसफर को दो साक्षियों के द्वारा जहाँ आवश्यकता है प्रमाणन भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। लेकिन अनुयोज्य दावा के लिखत को रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि जैसे ही उस पर अंतरणकर्ता का हस्ताक्षर हो जाता है या उसके द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट का हस्ताक्षर हो जाता है, वैसे ही वो निष्पादित हो जाता है। और जैसे ही एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसका निष्पादन हो जाता है, ट्रांसफेरी उसका ऑनर बन जाता है, स्वामित्व उसको प्राप्त हो जाता है एक्शनेबल क्लेम का, वह मालिक बन जाता है। नोटिस टू असाइनमेंट, ट्रांसफर का नोटिस जो है ऋणी को देने की आवश्यकता ट्रांसफर को पूर्ण करने के लिए नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ट्रांसफर तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप जो है जो ऋणी है उसको आप इस बात की नोटिस दो कि हमने ट्रांसफर कर दिया है एक्शनेबल क्लेम को, अपने अधिकार को। तो लेकिन उसके हितों की सुरक्षा करने के लिए और ये आवश्यक है कि उसको नोटिस दिया जाए। लेकिन नोटिस देना ट्रांसफर को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आवश्यक नहीं है। बिना नोटिस का भी एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। नोटिस टू बी इन राइटिंग एंड साइन 131 में अगर एक कहता है कि जो एक्शनेबल क्लेम का जो नोटिस होगा, जो सूचना होगी, वह साइन होगी,
हस्ताक्षर होगी, राइटिंग में होगी, लिखित में होगी। किसका हस्ताक्षर होगा? अंतरणकर्ता का होगा या और उसके द्वारा या तो ऑथराइज्ड एजेंट का होगा। और यदि अंतरणकर्ता साइन करने से मना करता है तो अंतर्ती का, ट्रांसफेरी का या उसके द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति का जो है उस पर हस्ताक्षर होगा, जिसका नाम, पता और डिटेल उसमें लिखा जाएगा। तो एवरी नोटिस ऑफ एक्शनेबल क्लेम मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय ट्रांसफेरर और बाय हिज एजेंट, उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा। और अगर ट्रांसफेरर मना करता है तो ट्रांसफेरी के द्वारा उसको साइन किया जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि नोटिस दिया जाना ट्रांसफर को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी उसको नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे उसको पता चल सके। लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफेरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम 132 में यह बताया गया है कि अंतर्ती का जो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफेरी है उसके क्या दायित्व हैं। तो सेक्शन 132 ये कहता है कि ट्रांसफेरी, अंतर्ती, जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है वह उस एक्शनेबल क्लेम का स्वामी तो होता ही है और उसको सभी दायित्वों के साथ, जो दायित्व ट्रांसफेरर के पास थे उन सभी अधिकारों और दायित्वों के साथ उसका स्वामी बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है बी को अपना एक एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करता है और जो ऋण उसको सी से लेना है, उस धन को जो एक्शनेबल क्लेम सी से उसको ऋण लेना है उसको वह बी को ट्रांसफर करता है। और सी का भी ऋण जो है ए के पास है। जब बी सी के अगेंस्ट में केस लाता है कि वह धन मुझे दीजिए, वह ऋण दीजिए जो ए के द्वारा दे था, तो सी उस धन का सेट ऑफ कर सकता है, मुजरा कर सकता है जो सी के द्वारा ए से धन लिया जाना था। अर्थात एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफेरी जो अंतर्ती होता है उन सभी अधिकारों और दायित्वों को के साथ जो है एक्शनेबल क्लेम का ऑनरशिप प्राप्त करता है। 133 में वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ ए डेब्टर की बात की गई है। जब कोई एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफेरी को खतरा रहता है कि हमारा कहीं ऋण जो है डूब न जाए, और अगर ट्रांसफर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, में ट्रांसफेरर वारंटी दे सकता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर के लिए कि जो है ऋणी जो है सॉल्वेंट नहीं होगा, इंसॉल्वेंट नहीं होगा, इस बात की जो है वारंटी वह दे सकता है। लेकिन वह वारंटी लिमिटेड होगी, एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर के लिए होगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर ट्रांसफर किया गया है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन जो मनी है उतने तक ही वह सीमित होगी, उससे ज़्यादा तक सीमित नहीं होगी। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कोर्ट ऑफ जस्टिस 136 में कि कौन कौन व्यक्ति ट्रांसफेरी नहीं बन सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफेरी 136 के अनुसार कोर्ट के कोई भी ऑफिसर्स, जज और कोई भी जो व्यक्ति कोर्ट से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वो न तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफेरी बन सकता है और न ही उसमें कोई शेयर प्राप्त कर सकता है। ये पार्शियलिटी के लिए, इम्पार्शियलिटी के लिए, निष्पक्षता के लिए ये सेक्शन को अपनाया गया है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट का जज है, अधिवक्ता है या कोई भी ऑफिसर है जो जुड़ा हुआ है उससे, वह व्यक्ति जो है वह एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफेरी जो है नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है और सेक्शन 130 के अनुसार इसको किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो है एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफरेबल होता है, इसलिए 130 में इसका ट्रांसफ़र रिटन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा विदाउट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। थैंक यू।